हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारा 12th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एक टॉपिक जो हमारा फीमेल के अंदर रह गया था वो है क्या, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। तो छोटा सा टॉपिक आइए इसको पढ़ते हैं। पहले देखते हैं डायग्राम को। तो ये क्या है, ये एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड्स का। इसमें क्या दिखा रहा है आपको, अगर बात करें बैकवर्ड पोर्शन की, तो बैकवर्ड में जो रिब्स हैं जो चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो ये दिखा रखे हैं आपको, ये होती है द मसल्स बिटवीन द रिब्स और पेक्टोरियल्स मेजर मसल, जो सबसे बड़ी मसल्स होती है चेस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं पेक्टोरियल्स। और क्या इसके अंदर, अब बात करें मेमोरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर्स की, तो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मेनली होता है फैट और क्या होता है एल्वोलाई। जो मेन साइट्स होती हैं मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर वो फैट और एल्वोलाई। जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई है, ये ऐसी डक्ट है जिनके अंदर मिल्क स्क्रीट होता है, जिनके अंदर मिल्क बनता है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर फैट। उसके बाद अगर आप ये जो देख रहे हो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन सा पोर्शन जो है, ये है फैट। और उसके अगर नीचे की बात करें तो उसके अंदर नीचे आते क्या, मेमोरी लूप्स, जो बिल्कुल पीछे की साइड दिखाई दे रही है। ये अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये जो आप साइड देख रहे हो, ये वाली, ये है ये वाली साइड, इसको बोलते हैं क्या, मेमोरी लूप। अब आते हैं मेन पॉइंट, जो क्या होता है किसी भी जो मेमोरी ग्लैंड्स, उसका जो मेन हिस्सा होता है वो होता है मेमोरी एल्वोलस। जो आप ये देख रहे हो क्लाउड जैसे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं मेमोरी एल्वोलस। इन्हीं के अंदर क्या होता है, इन्हीं के अंदर जो मिल्क है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब अगर बात करें, जो मेमोरी एल्वोलस है वो मेमोरी एल्वोलस ज्वाइन करती है किसको, मेमोरी डक्ट्स को, मेमोरी डक्ट्स को। और हमने पीछे भी बात की थी, कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एम्फ्यूला, यहाँ भी एक वर्ड है एम्फ्यूला। एम्फ्यूला क्या होता है, जो स्वोलन पार्ट होता है ना, उसको एम्फ्यूला बोलते हैं। तो ये जो स्वोलन पार्ट आप देख रहे हो, इसको बोल रहे हैं क्या, एम्फुला। एम्फुला के बाद क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट। लेक्टिफेरस डक्ट किससे ज्वाइन होती है, लेक्टिफेरस डक्ट ज्वाइन होती है किससे, एल्वोलस से। एल्वोलस क्या, मिल्क स्क्रीट करती है। फिर जो एल्वोलाई के ल्यूमन है उसके अंदर मिल्क स्क्रीट होने के बाद मिल्क वहां पे स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद क्या है, जो लेक्टिफेरस डक्ट है उनसे कनेक्ट होके थ्रू द निपल्स मिल्क को क्या करती है, एक्सप्रेस करती हैं। और ये जो आप लास्ट मतलब बिल्कुल ऊपर वाली लेयर देख रहे हो, उसको बोलते हैं एरुला, एरुलर लेयर। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। A functional mammary glands is the characteristics of all the female mammals। जितनी भी फीमेल मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स उनका एक करेक्टर होता है, फंक्शनल करेक्टर होता है। मेमोरी ग्लैंड्स आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर में है। कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रिस्ट में लोकेटेड है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू। यहाँ पे बढ़ा है ग्लैंडुलर, ग्लैंड का मतलब क्या है, स्क्रीशन करना। तो क्या स्क्रीट कर रही है, ये मिल्क स्क्रीट कर रही है। और इसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, बहुत सारा फैट होता है, इसलिए क्या होती है, थोड़ी सी स्वोलन होती है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लूप्स। अब जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, अगर सपोज करें, अगर मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होते हैं, ऐसे लूप्स बने होते हैं। वो लूप्स होते हैं कितने, 15 से 20 लूप। उन लूप को क्या बोलते हैं, मेमोरी लूप्स। उन मेमोरी लूप्स के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं। सेल्स का एक क्लस्टर होता है, क्लस्टर का मतलब क्या है, गुच्छा, बहुत सारे सेल्स का गुच्छा होता है, उनको बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई बॉडी में एक जगह और होती हैं। अगर आपको याद हो तो जो हमारा लंग्स है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी जो एक यूनिट है उसको बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या है, ऐसी साइट है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन हमें अभी वो नहीं पढ़ना, उसको साइड में रखो। हमें कौन सी एल्वोलाई पढ़नी है, जो एल्वोलाई कहाँ पे है, जो मेमोरी लूप्स के अंदर है, जो क्या बना रही है, क्लस्टर ऑफ सेल्स बना रही है, उसको बोलते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई ही ऐसी सेल्स हैं जो क्या करती है, मिल्क को ब्रेस्ट के अंदर स्क्रीट करती हैं। अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन आए तो कौन सी सेल है जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क को स्क्रीट करते हैं, उन सेल्स का नाम है एल्वोलाई सेल्स। अब क्या होता है, जो एल्वोलाई सेल है, सपोज कीजिए ये एल्वोलाई सेल है, इस एल्वोलाई सेल की होगी डक्ट। इस डक्ट में ये बच गया ल्यूमन, ये वाला पोर्शन। इस ल्यूमन में क्या होता है, इस ल्यूमन में मिल्क स्टोर होता है, विच इज स्टोर द कैविटीज ल्यूमेंस ऑफ एल्वोलाई। द एल्वोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूबल्स। अब जो एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई खुल रही है कहाँ पे, एक ट्यूब्स के अंदर। उस ट्यूब का नाम है मेमोरी ट्यूबल्स, जो हमने डायग्राम में देखी है। द ट्यूबल्स ऑफ ईच जॉइन द फॉर्म में मेमोरी डक्ट। मेमोरी ट्यूबल्स क्या करेंगी,
ऊपर और नीचे से मेमोरी ट्यूबल्स आकर डक्ट को ज्वाइन करते हैं, इस डक्ट का नाम है मेमोरी डक्ट। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एंफुला। अब बहुत सारी ऐसे ऊपर से भी आएंगी, नीचे से भी आएंगी, तो क्या करेंगे, बहुत सारी ऊपर नीचे से डक्ट आके एक वाइडर एंफुला बनाएंगे, एक स्वोलन पार्ट बनाएंगे, इसको बोलेंगे क्या, एंफुला। जो किससे कनेक्ट होता है, यहाँ पे होती है हमारी डक्ट, उस डक्ट को बोलते हैं हम लैक्टिफेरस डक्ट। और फिर ओपन होते किसके थ्रू, निपल्स के थ्रू। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज एक्सप्रेस, जहां से मिल्क क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है, कब, ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो ये था हमारा मेमोरी ग्लैंड्स का टॉपिक। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे आके जो कंप्लीट होता है, क्योंकि विदाउट मेमोरी ग्लैंड क्या है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, अधूरा है, क्योंकि जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो भी तो फंक्शनल है, वो भी क्या करेंगी, चाइल्ड केयर करवाएंगी। जब प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, तो चाइल्ड केयर में सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है, मेमोरी ग्लैंड्स का होता है, क्योंकि ये क्या करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट है गैमेटो और सेकंड है जेनेसिस। गैमेटो का मतलब है गैमिट्स और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कौन से गैमेट्स, मेल के अंदर बन रहे हैं स्पर्म और फीमेल के अंदर बन रहे हैं क्या, ओवम या एग। जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट हमारे हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट ही हमारी ऐसी सेल है हमारी बॉडी के अंदर जो क्या होती है, हैप्लॉइड होती हैं। बाकी जो सेल बच गई बॉडी के अंदर, जो गैमेट है, इनको बोलते हैं हम क्या, जर्म सेल। तो जर्म सेल हमारी क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। बाकी जो बॉडी के अंदर सेल बच गए, सेल्स को बोलते हैं स्टीम सेल, स्टीम सेल्स। तो हमारी बॉडी की जितनी भी स्टीम सेल्स होते हैं वो क्या होती हैं, 2n, मतलब डिप्लॉइड। अगर बात करें डायग्राम की, तो पहले डायग्राम से ही समझते हैं हमने टेस्टिस के अंदर क्या पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर क्या है, ये टेस्टिस के अंदर कितने हैं, 250 कंपार्टमेंट है। उन 250 कंपार्टमेंट में क्या है, हर एक कंपार्टमेंट में क्या है, 1 से 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स वे ट्यूबुल्स से जो क्या बना रही थी, जो स्पर्मेटोगोआ, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बना रहे, स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म बना रहे थे। अब इस जो, अगर हम इसको डायग्राम से बनाएं ऐसे, इसके अंदर 250 लूप्स होते हैं, हर एक लूप्स में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में भी हमने 2 टाइप की सेल पढ़ी थी, एक तो जर्म सेल थी और दूसरी कौन सी थी, सर्टोली सेल। अगर आपको याद हो, जर्म सेल क्या प्रोड्यूस करी थी, जर्म सेल प्रोड्यूस करी थी क्या, स्पर्म, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली क्या कर रही थी, सर्टोली दे रही थी किसको, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही थी, वो स्पर्म को। तो ये क्या है, ये डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। इसमें क्या बन रहा है, इसमें स्पर्म बन रहे हैं। अब बात करें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में जो वॉल थी वो बनी हुई थी किससे, क्यूबोइडियल एपिथेलियम से। अब जो क्यूबोइडियल एपिथेलियम की वॉल है, ये जैसे हमारी ये वॉल हो गई। अब वॉल क्या करती है, वॉल में अब 2 टाइप की सेल मिलेंगी आपको, एक तो जो जर्म सेल है जो स्पर्म बनाएगी, और एक जो सर्टोली सेल है। जो सर्टोली सेल है ये हमारी थोड़ी सी परपेंडिकुलर सेल होती हैं। तो क्या होता है, अब अगर बात करें इन सेल्स की, ये सेल्स क्या करती हैं, पहले ये सेल होती है डिप्लॉइड, पहले सेल क्या होती है, डिप्लॉइड। तो ये सेल क्या करेंगी, पहले खुद का नंबर बढ़ाएंगी। नंबर कैसे बढ़ाएंगी, नंबर बढ़ाएंगी वो माइटोसिस से। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस ऐसा डिवीजन है जहां पे सेल्स का नंबर बढ़ता है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। तो क्या हुआ, जो हमारी स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, ये सेल क्या कर रही है, खुद को बढ़ा रही है, खुद का नंबर इन्होंने बढ़ाया। नंबर बढ़ाने के बाद क्या हुआ, अब सेल जब बढ़ी, जैसे ये 2 सेल, एक सेल बढ़ी बनेगी, तो एक सेल से बनेगी 2 सेल्स। अब जो 2 सेल बने, इन सेल्स को बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये हमारी सेल है, इनका नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर इंक्रीज होने के बाद ये जो सेल बनी इनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कुछ में क्या होगा, अब इनमें स्टार्ट होगा म्यूसिस। म्यूसिस क्या होता है, म्यूसिस भी 2 प्रकार से होता है, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2।
म्योसिस 1 और म्योसिस 2 का मतलब क्या है कि म्योसिस होगा जब इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है तो आगे कितना हो जाएगा 23। जो क्रोमोसोम नंबर है वो म्योसिस 1 में ही क्या हाफ हो जाता है। अब सेकंड में क्या होगा, फिर सेकंड में कितने हो जाएंगे, सेकंड में हाफ नहीं होगा, सेकंड में वो उतना ही रहेगा जितना पहले हाफ एक बार हो चुका है। तो सेकंड में भी कितना रहेगा 23 ही रहेगा। तो क्या था कि पहले सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर इंक्रीज होने के बाद जो सेल्स बने उन सेल्स को बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, कुछ सेल्स के अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, वो बनेंगे किससे, म्योसिस 1 से। अब जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये वाली, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटिड्स के अंदर। स्पर्मेटिड कंप्लीट स्पर्म नहीं है, आप ये देख रहे हो इस वैसे इसमें टेल लगी हुई है, लेकिन ये जो पोर्शन इतना कहलाता है स्पर्मेटिड्स। हमारा जो स्पर्मेटिड्स है वही ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ के अंदर, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट स्पर्म। आइए पढ़ते हैं इसको। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अगर बात करें मेल के अंदर तो वो टेस्टिस है, और अगर बात करें फीमेल के अंदर तो वो ओवेरी है। जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल्स और ओव्यूम प्रोड्यूस कर रही हैं क्या, फीमेल्स। अब गैमेटोजेनिक्स क्या है, अलग अलग प्रोसेस है। गैमेट्स जो मेल में बनते हैं वो स्टार्ट होते हैं उनकी कौन सी एज से, जो एज होती है उनकी प्यूबर्टी की एज। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो एग बनता है उसको बोलते हैं oogenesis, वो उनके जो फीटल स्टेज उनकी होती है वहीं से उनका जो oogenesis है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, एक टाइम पे जब उनका बर्थ होता है तो उनकी जब ये एज आती है वहां तक जो जो oogenesis की प्रोसेस है वो जो फेज है वो कहाँ पे आ जाता है, वो रेस्ट पे आ जाता है। प्यूबर्टी से लेकर वो फेज मेल्स के अंदर कहाँ पे आ जाता है, वो रेस्ट पे आ जाता है। जब फीमेल पहुंचती है कौन सी स्टेज पे, तो क्या होता है, जो उनका oogenesis का प्रोसेस जो रेस्ट पे था वो फिर से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है मेल्स और फीमेल के अंदर, कि जो मेल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, प्यूबर्टी से स्टार्ट होकर वो बनते हैं ओल्ड एज तक। ओल्ड एज तक स्पर्म तो बनेंगे, लेकिन क्या होता है उनमें थोड़ी सी क्या होती है, जो फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि एक फर्टाइल स्पर्म क्या होते हैं जिसके अंदर 60% स्पर्म एक्टिव हो। डिफरेंसेस के क्या, डिफरेंसेस की जो मेल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं वो बन रहे हैं प्यूबर्टी से लेकर ओल्ड एज तक। जो फीमेल के अंदर गैमेट्स बन रहे हैं, एग बन रहा है, वो बन रहा है कहां से, बन तो रहा है वो उसके कौन सी स्टेज से, जो उसकी फीटल स्टेज है, एम्ब्रियोनिक जो उसका डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है वहां से एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एग बन जाते हैं फिर वो क्या चले जाते हैं, रेस्ट पे चले जाते हैं। फिर जब उनकी प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, हर महीने एक एग क्या होता है, मैच्योर होता है और वो ओवरी से रिलीज होता है। अब बात करें गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। हम बात कर रहे थे कि इन टेस्टिस के अंदर क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल, पढ़ा था ना हमने, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स इसके अंदर कौन सी सेल होती है, मेल जर्म सेल्स होती है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है जो प्रोड्यूस करेंगी स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कब क्या पढ़ा कि टेस्टिस के अंदर एक मेल जर्म सेल्स है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट द, कब बिगिन होती है, प्यूबर्टी की एज में। नेक्स्ट है स्पर्मेटोगोनिया और सिंगुलर में बोलेगा हम स्पर्मेटोगोनियम। ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनियम में क्या डिफरेंस होता है, कुछ नहीं डिफरेंस होता, बस डिफरेंस होता है सिंगुलर और प्लूरल की टर्म का। प्लूरल टर्म होती है स्पर्मेटोगोनिया और सिंगुलर होती है स्पर्मेटोगोनियम। The spermatogonium present on the inside wall of the seminiferous tubules multiply by the mitotic division and increase in the number। जो हमने पढ़ा था कि इसको थोड़ा अगर हम ऊपर करें, ये बोल रहा है in the spermatogonium present in the wall of the seminiferous tubule। जो स्पर्मेटोगोनिया है ये वाली सेल्स की बात कर रहे हैं। ये वाली सेल स्टार्टिंग में क्या करती है, ये सेल स्टार्टिंग में अपना नंबर इंक्रीज करती हैं, सिर्फ नंबर बोल रहे हैं इंक्रीज कर रही हैं। तो नंबर कौन से डिवीजन से इंक्रीज होता है, माइटोसिस से इंक्रीज होता है, मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पे भी क्या रहेंगी हमारी सेल, यहाँ पे भी हमारी सेल 2n रहेगी एंड इंक्रीज देयर नंबर। अब नंबर बढ़ेगा उनका, नंबर बढ़ने से क्या होगा, ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। हाँ ये तो ठीक है, हमने पता है क्या है, वो 2n है। कितने क्रोमोसोम के अंदर, 46 क्रोमोसोम है। अब क्या होगा, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो द मेयोसिस। अब जो नंबर में इंक्रीज हुआ था ना, जैसे
जैसे ये हमारी क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम है। प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम में क्या हुआ, नंबर्स में इंक्रीज हुआ। नंबर में इंक्रीज होना मतलब कितना है, इनके अंदर 46 क्रोमोसोम है अभी भी। फिर आगे क्या होगा, आगे इनमें होगा म्योटिक डिवीजन। म्योटिक डिवीजन में, म्योटिक डिवीजन हुआ, नंबर तो ना कितना भी इंक्रीज कर लो, म्योटिक डिवीजन हुआ तब इनमें क्रोमोसोम रह गए कितने, इनकी प्लॉइडी हो गई n, मतलब 23। यहां तक हमने पढ़ लिया है। periodically undergo the meiosis. The primary spermatocyte complete the first meiotic division. अब ये जो हमारी दो सेल बनी है ना, इनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनने अपना क्या डिवीजन कंप्लीट कर लिया, रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब इनसे क्या फॉर्मेशन होगी, टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनसे भी क्या बनेंगी, इनसे बनेंगी दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। वो भी कितनी होंगी, उनमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे और इनकी प्लॉइडी भी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। पहले क्या थे, नंबर्स में इंक्रीज हुआ सेल्स, नंबर में इंक्रीज होने के बाद उनकी क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होने के बाद फिर से मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ। फिर क्या होगा, द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब ये जो हमारी सेल है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड म्योटिक डिवीजन। अब इनमें से क्या होगा, सेकंड म्योटिक डिवीजन होगा और इनसे बनेगी कितनी, 4 सेल। इनसे बनेगी कितनी, 4 सेल। समझ गए, हमारी सेल थी, इसने नंबर में इंक्रीज किया, नंबर में इंक्रीज करने के बाद इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद इसमें क्या हुआ, ये बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन गए हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो क्या थे, नंबर में हैप्लॉइड थे, n थे। अब क्या होगा, इनसे इनसे बनेगी हमारी 4 सेल, 1 2 3 4। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकंड म्योटिक डिवीजन। अब क्या होगा, इसके अंदर सेकंड म्योटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। अब जो हमारी 4 सेल बनी है इनको बोलेंगे हम स्पर्मेटिड्स। ये पूछे इनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 होंगे ना, उनसे कम थोड़े होंगे, तो उनकी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। The spermatids are the transformed into the spermatozoa। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे स्पर्मेटिड्स बने वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, मतलब स्पर्म के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब बोला स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कंप्लीट स्पर्म बनना। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जहां पे स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोजोआ के अंदर। आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम द एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। ठीक है, जो दो सेल की हम बात कर रहे थे, एक तो जर्म सेल और एक कौन सी, सर्टोली सेल। जब स्पर्मेटिड्स बन जाता है, कंप्लीट स्पर्म बन जाता है, तो उसका जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है किसके, सर्टोली सेल्स के अंदर। वहां से वो क्या लेगा, फिर अपना खान पान वहीं से पूरा करेगा, वो अपना न्यूट्रिशन वहीं से पूरा करेगा और फिर लास्ट में फाइनली क्या हो जाता है, रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल से बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये एनसीईआरटी में गलत डेफिनेशन दी हुई है। स्पर्मिएशन ये नहीं होता, इसने बोला है कि स्पर्म्स आर कंप्लीटली क्या हो रहा है, कंप्लीटली सेमिनिफेरस ट्यूबल से बाहर निकल रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं। वो सिर्फ कहां से निकलते हैं, सर्टोली सेल। आप देखो स्पर्म का हेड कहां पे धसा हुआ था, सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या होते हैं, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है और यहाँ पे क्या है, हमारी सर्टोली सेल है। तो न्यूट्रिशन लेने के बाद जब उनका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, वो सेल्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो सर्टोली सेल से स्पर्म्स का क्या होना, रिलीज होना। तो आप यहाँ इसको क्या कर लो, यहाँ से कट कर दो इसको, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को। तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, आप लिखो द फाइनल रिलीज फ्रॉम द सर्टोली सेल, यहाँ से सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स कि स्पर्म जब सर्टोली सेल में धसे हुए हैं, हेड धसा हुआ, वहां से रिलीज हो रहे हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। जब लास्ट टाइम जब नेट का एग्जाम था 2022 में, 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें क्या हुआ था, बिल्कुल ऐसे एनसीईआरटी की डिक्टो लाइन दी हुई थी और बच्चों ने क्या किया था, स्पर्मिएशन भी टिक किया हुआ था। लेकिन जब एनटीए ने इस क्वेश्चन को देखा तो क्या हुआ था, उसने क्या किया कि जब स्पर्म कहां से रिलीज हो रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल से रिलीज हो रहे हैं, उसको स्पर्मिएशन नहीं बोला, कि जब सर्टोली सेल से रिलीज हो रहे हैं उसको स्पर्मिएशन बोला है। इसलिए ध्यान रखिए आप ये। अब है क्या, हार्मोनल रेगुलेशन, जो स्पर्म बन रहे हैं। अब क्या होता है, जब प्यूबर्टी में, एट द प्यूबर्टी में एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं GnRH।
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर। अब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करेगा और वहां से रिलीज करेगा ये क्या, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करने के बाद ये फिर स्क्रीट करता है एक तो एफएसएच हार्मोन और एक एलएच हार्मोन। अब इनका क्या इम्पैक्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस पे, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है, हमारी हार्मोन रेगुलेशन है कि हार्मोन कैसे हमारे कंट्रोल करते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन को। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है हमने पढ़ लिया ये। इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। देखो यहाँ भी GnRH लिख रहा है कि प्यूबर्टी के अंदर जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसकी जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाती है। दिस इफ यू रिकॉल दिस हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा है ये कैसा हार्मोन है, एक जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन से जो हाइपोथैलेमिक ग्लैंड से उससे निकलता है। अब क्या होता है, द इंक्रीज लेवल ऑफ द GnRH देन एक्ट एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब प्यूबर्टी में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्क्रीट हुआ, स्क्रीट होने कहां से स्क्रीट हुआ, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। अब क्या होगा, इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने के बाद ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर। फिर क्या करेगा, वहां से स्टिमुलेट करेगा स्क्रीशन, किसका स्क्रीशन से, गोनाडोट्रोपिन का। गोनाडोट्रोपिन किसका स्क्रीशन बढ़ाता है, फिर वो एक्ट करता है ल्यूटाइजिंग हार्मोन LH और FSH फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, LH एंड FSH, LH एंड FSH। फिर क्या हुआ, LH एक्ट एज अ लीडिंग सेल, ये कहां पे एक्ट, L4 याद रखना, L4 लीडिंग सेल, L4 लीडिंग सेल। कहां पे एक्ट कर रहा है, लीडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। और लीडिंग सेल्स क्या कर रही थी, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। लीडिंग सेल्स क्या बना रही थी, एंड्रोजन बना रही थी, मतलब हमारा हार्मोन। इंटर्न स्टिमुलेट आगे क्या था, एंड्रोजन इंटर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट द, कहां गया, ये रहा, stimulate the secretion of the factors that help in the process of the spermatogenesis। हम इसको रफली पढ़ते हैं एक बार। क्या बोल रहा है कि प्यूबर्टी की एज में क्या हुआ, जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका सिक्रेशन हुआ, उसका सिक्रेशन बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, वो जाके सीधा एक्ट करता है कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया। अब क्या करेगा, ये सिक्रीशन बढ़ा देता है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगी सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिससे एक्सक्रीट होते हैं दो हार्मोन, एक तो क्या LH और एक FSH। अब क्या हुआ, जब ये स्क्रीट हो रहे हैं LH और FSH, जो LH अब एक्ट करता है लीडिंग सेल के ऊपर, लीडिंग सेल क्या कर रही है, लीडिंग सेल्स एंड्रोजन, याद है आपको एंड्रोजन, एंड्रोजन बना रही हैं। एंड्रोजन क्या है, हार्मोन, हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। ठीक है, ये तो गई LH। अब SS क्या करता है, FSH एक्ट ऑन द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। सर्टोली सेल फिर क्या, किस में हेल्प करेंगी, सर्टोली सेल हेल्प करेगी प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस में करेंगे मेनली, क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या देती हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। तो ये था हमारा हार्मोनल रेगुलेशन। नेक्स्ट क्या है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हैं, स्पर्म के बारे में पढ़ तो लिया कि कैसे बन रहा है, अब हम उसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्पर्म के क्या, बॉडी के 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है उसका हेड, फिर आती है उसकी नेक, देन उसका मिडिल पार्ट और लास्ट पार्ट है टेल। अगर हेड की बात करें, हेड में जो ऊपर वाला पोर्शन है बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर निचला पोर्शन की बात करें उसमें होते हैं एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम किस लिए, क्योंकि जो एग से इसको मिलना है ना, उस एग की जो ऊपर वाली लेयर है वो मिलके बनती है जोना पेलुसिडा से। अब जोना पेलुसिडा ऐसी वैसी लेयर तो नहीं है कि किसी से भी टूट जाए, वो ऐसे स्पम्प से टूटेगी जिसके अंदर क्या होंगे, ऐसे हार्मोन्स एंजाइम्स होंगे जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके। तो जो एक्रोसोम्स उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एक और मैकेनिज्म होता है, जो एग होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, और जो एक्रोसोम्स है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं एंटी फर्टिलाइजर। स्पम्स के अंदर होते हैं एंटी फर्टिलाइजर और एग को बोलते हैं फर्टिलाइजर। अब क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, स्पर्म और गैमेट्स का एग का मिलना। अब वैसे तो कितने मिलियंस ऑफ जो स्पर्म है वो निकलते हैं, लेकिन क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसी एक या दो के साथ ही होता है ना, तो जिस स्पर्म के पास जो एंटी फर्टिलाइजर एंजाइम्स हैं वो उसका डीएनए जब मैच कर जाता है फर्टिलाइजर से, एंटी फर्टिलाइजर का डीएनए जब मैच कर जाता है फर्टिलाइजर से, तब जाके क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होती है एग के अंदर, तभी उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट बात करें नेक की। नेक के नीचे मिडिल पार्ट, मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो एग को क्या देते हैं, सॉरी जो स्पर्म को देते हैं क्या, एनर्जी, जो क्या कर सके वो स्विंग तैर के वो जा सके किसके पास, एग के पास। जो लास्ट वाला पोर्शन है यही क्या करता है, इसको तैरने में हेल्प करता है। तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है, छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। अगर बात करें सबसे छोटी सेल्स की बॉडी के अंदर तो वो स्पर्म ही है, और सबसे लार्ज सेल है वो एग है। इसके अंदर क्या होते हैं, हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है और टेल्स होता है, जो फिगर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप द होल बॉडी, पूरी बॉडी को कवर किए हुए एक मेम्ब्रेन, उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द स्पर्म हेड कंटेनिंग एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर क्या होता है, एक एलोंगेटेड लंबा सा एक न्यूक्लियस होता है, कहां पे, बिल्कुल एंटीरियर पोर्शन में, और एंटीरियर पोर्शन कवर करता है कौन, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। दिस एंजाइम दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम। कैसे हेल्प करते हैं, एक्रोसोम में क्या होते हैं, एक्रोसोम में एंटी फर्टिलाइजर एंजाइम्स होते हैं और वो जाके मिलते हैं फर्टिलाइजर से, इसलिए क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर बात करें मिडिल पीस की, मिडिल पीस में क्या है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो क्या कर रहे हैं, विच प्रोड्यूस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। की माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जिससे क्या होगा, उनकी टेल मूव करेगी और मूव करके वो स्विंग करेंगे, जिससे क्या होता है, इनकी जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म। एक अगर बात करें एक बार के इजैकुलेशन की, तो उसमें क्या होता है, 200 से 300 मिलियन क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, या एक कोइटस के दौरान लगा लो। फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी, अगर नॉर्मल फर्टिलिटी की बात करें कि जो कोई भी मैन है वो फर्टाइल कैसे है, उसके अंदर अगर 60% जो स्पर्म है वो क्या होने चाहिए, नॉर्मल शेप के होने चाहिए, और जो बच गए 40%, उन 40% में भी क्या होने चाहिए, विगोरस मोटिलिटी, मतलब वे स्पर्म भी कैसे होने चाहिए, अच्छे खासे मोटाइल होने चाहिए, तब उस मैन को माना जाएगा कि वो क्या है, फर्टाइल है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर लूप्स है, लूप्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, वहां से स्पर्म क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं बाय द एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट कौन सी, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, वासिफरेंस, रेडियोटेस्टिस, ये सारे डक्ट हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या करते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म बने वो स्पर्म स्क्रीट होते सीधा एपिडिडाइमस में, उसके बाद वास डिफरेंस में, फिर सेमिनल वेसाइकल क्या करती है, स्पर्म के साथ फ्लूइड का मिक्सचर करती है, उस फ्लूइड में होता है कैल्शियम, जिससे क्या होता है, सीमन व्हाइट होता है। और प्रोस्टेट भी एक ग्लैंड है जो क्या करेगी, मिल्की फ्लूइड का सीक्रेशन करती है, जो क्या करती है, जो देती है स्पर्म को मोटिलिटी। सेमिनल प्लाज्मा, ये भी ग्लैंड्स है, अलोंग विद द स्पर्म, दोनों मिलके बनाती हैं सीमन। तो सीमन अकेला स्पर्म नहीं है, सीमन क्या होता है, सीमन होता है स्पर्म प्लस मिल्की फ्लूइड। इस मिल्की जो फ्लूइड है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, एक फ्रक्टोज होता है जो न्यूट्रिशन देता है, कैल्शियम होता है। द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड्स आर द मेंटेनिंग बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। जो फंक्शन है ग्लैंड्स का और डक्ट्स का, वो एक हार्मोन उनको कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। अगर बात करें फीमेल्स के अंदर, ये पढ़ेंगे हम, कल को पढ़ेंगे oogenesis, जो हमारा टॉपिक है, काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।